Hello students, welcome to Study from Home, a program initiated by Karamata Public School, Vrindavan. In this program, we provide you virtual classes directly to your home in this state of COVID-19 pandemic. As we already know, it has been like 6 to 7 months we are at home. So I think as you guys are board student, you guys should focus on your studies along with all the activities you are doing. Because ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम होंगे नहीं, चाहे जल्दी हो चाहे लेट हो, बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है. एंड इवन द बोर्ड इज डूइंग सो मच फॉर यू दैट दे हैव डिडक्टेड द सिलेबस फॉर यू फॉर दिस ईयर. तो अपनी स्टडीज पे ध्यान दीजिए, सब कुछ कीजिए, बट अपनी स्टडीज के साथ और घर पे रहिए, सेफ रहिए. चलिए, तो फॉर 12th स्टैंडर्ड वी वर on the chapter 6 staffing. हम थे chapter number 6 12th standard in the studies staffing पे. In this chapter currently we have covered up the meaning of staffing, what exactly staffing is, features and importance of staffing, and after that in yesterday's video we covered up about the process of staffing. ठीक है. In today's video we are going to learn about components, elements or aspects of staffing. कंपोनेंट्स बोल सकते हैं, एलिमेंट्स बोल सकते हैं या एस्पेक्ट्स बोल सकते हैं. अब जब हमने स्टाफिंग शुरू किया था तो आप लोगों को याद हो स्टाफिंग का मतलब क्या था कि पुटिंग राइट पर्सन इन द राइट जॉब. एक सीधा सीधा मतलब तो यही था, लेकिन ये पुटिंग राइट पर्सन इन द राइट जॉब के भी अपने पर्टिकुलर पार्ट होते हैं. सिर्फ किसी को हायर करना ही स्टाफिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है. केवल और केवल हमने किसी को हायर कर दिया, दैट वोंट बी आवर इफेक्टिव मैनेजमेंट फंक्शन एज अ स्टाफिंग. स्टाफिंग के कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं जो हमने कल पढ़े थे कि उन प्रोसेस के थ्रू ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्सन की एंट्री हो सकती है एज एम्प्लॉय. ठीक है, तो ऐसे ही जब हम इस पर्टिकुलर स्टाफिंग को फॉलो करते हैं तो उसके कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को ध्यान में रखने पड़ते हैं. एंड वो कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं. कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इसके. सबसे पहला कंपोनेंट है इसका, वो है रिक्रूटमेंट. सेकंड सिलेक्शन एंड थर्ड वन इज training. Recruitment, selection and training, these are the three components of staffing. अब recruitment के बारे में बताऊं, recruitment exactly है क्या. Motivating people to apply for the job, यानी recruitment refers to the motivating people or motivating employee to apply for the vacant position. Recruitment का मतलब क्या है. Motivating people to apply for your organization in large number. ये जो आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में आप क्या करते हैं, आप लोगों को मोटिवेट करते हैं. आप मोटिवेट चाहे आप इंटरनेट के मीडियम से करें, आप न्यूज़पेपर के मीडियम से करें, आप कैंपस प्लेसमेंट से करें, आप किसी भी तरह से आप लोगों को मोटिवेट करते हैं कि जो हमारी वर्क रिक्वायरमेंट है आप हमारे यहाँ आइए, वर्क कीजिए अगर आप एलिजिबल हैं तो. सो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग. द वन इज रिक्रूटमेंट, सेकंड वन इज सिलेक्शन एंड थर्ड वन इज ट्रेनिंग. सिलेक्शन क्या है. सिलेक्शन में आप इंटरव्यू एंड उनके क्वालिफिकेशन के बेसिस पर उनको सिलेक्ट करते हैं. एंड मैंने कल भी बताया था सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस. द नंबर ऑफ एस्पिरेंट सिलेक्टेड मस्ट बी लोअर देन द नंबर ऑफ एस्पिरेंट अप्लाइड. क्यों, जिससे कि आप एक एग्जांपल प्रेजेंट कर सके अपने एम्प्लॉयज के सामने. इट्स नॉट दैट इजी टू एंटर इन योर ऑर्गेनाइजेशन. यू हैव अ वाइड एरिया ऑफ सिलेक्शन एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वाइड एरिया ऑफ सिलेक्शन आप एक पर्टिकुलर बंच ऑफ एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करते हैं. एंड सिलेक्शन करने के बाद आप इन एम्प्लॉयज की जो आपने रिक्रूटमेंट में बुला के सिलेक्ट किए थे, ठीक है, आप उनको ट्रेनिंग पे भेजते हैं.
ट्रेनिंग आपकी इन हाउस एंड आउट हाउस दोनों तरीके से हो सकती है। तो ये है आपके कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग। और अगर मैं रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग को जोड़ दूं तो इन ओवरऑल तीनों कंपोनेंट के इस सम को ही हम बोलते हैं स्टाफिंग। Means staffing is not the function that solely stands on known as the function of management. Staffing comprises the function of recruitment. Staffing comprises the function of selection. Staffing comprises the function of training. All these components together makes the function of management staffing. तो ये थे हमारे components of staffing. अब हमको क्या स्टडी करना है? हम स्टडी करेंगे इसमें particular recruitment. अब रिक्रूटमेंट के बारे में मैंने बताया, रिक्रूटमेंट में आप मोटिवेट करते हैं अदर्स को या पीपल्स को कि दे शुड अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब रिक्रूटमेंट के भी सोर्सेस होते हैं। रिक्रूटमेंट के दो मेजर सोर्सेस होते हैं। कौन कौन से हैं दो मेजर सोर्स? रिक्रूटमेंट के इंटरनल सोर्स होते हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, and external source of recruitment. अब what are internal source of recruitment? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होते हैं? जब जो वैकेंट पोजीशन को वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के करंट एम्प्लॉय से ही फिल कर लिया जाता है, वेदर द ट्रांसफर और द प्रमोशन। यानी कि जब रिक्रूटमेंट आपका ट्रांसफर या प्रमोशन से फिल कर लिए जाते हैं। अब ट्रांसफर और प्रमोशन किसका होगा? ट्रांसफर और प्रमोशन किसी नए एम्प्लॉय का तो होगा नहीं कि एकदम से किसी का कोई हायर हुआ उसका ट्रांसफर या प्रमोशन हो जाए। ट्रांसफर एंड प्रमोशन हमेशा आपके ऑलरेडी काम करने वाले एम्प्लॉय का होगा। दैट इज व्हाई इट इज स्टेट द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट द एम्प्लॉयज आर ट्रांसफर्ड टू डिपार्टमेंट्स, द एम्प्लॉयज आर ट्रांसफर्ड टू ब्रांचेस एंड एम्प्लॉयज आर प्रमोटेड टू पर्टिकुलर पोस्ट। तो ये है आपका इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। लेकिन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या होता है? इन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट द एम्प्लॉयज आर हायर्ड फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। यहाँ पे जो इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस से जो एम्प्लॉय हायर किया जा रहा है वो इसके लिए क्या है? वो इसके लिए एक तरह से फ्रेश एम्प्लॉयज है और ये अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली इनको हायर करेगा। तो ये थे हमारे दो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर आप एम्प्लॉय को ट्रांसफर एंड प्रमोशन के थ्रू आप उसमें अपनी पोजीशंस को फिलअप कर रहे हैं तो वो आपका इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो गया। ठीक है। और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है कि अगर आप आउटसाइड सोर्सेज से ले रहे हैं तो वो आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो गया। अब दोनों के ही अपने पर्टिकुलर बेनिफिट्स हैं और दोनों के ही अपने पर्टिकुलर डिमेरिट्स हैं। ठीक है। बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं कि जो आपका इंटरनल सोर्सेस है इससे एम्प्लॉय, आपका जो करंट एम्प्लॉय है वो बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है। ठीक है। और इकोनॉमिकली बहुत इजी होता है आपके लिए इस तरह से काम करना और आपको ट्रेनिंग पे पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। देखिए एक्सटर्नल सोर्सेज से आप एम्प्लॉय लेंगे तो आपको एक चीज इनको देनी पड़ेगी, क्या? वो है ट्रेनिंग। बट यहाँ पे आपको जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है वो आपका कम ट्रेनिंग से भी काम चल जाएगा। ये आपके लेस इकोनॉमिक, ये आपका लेस, ये इस पे आपका पैसा कम खर्च होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ लेस इकोनॉमिक। ठीक है। और देखिए इंटरनल सोर्सेज से जो एम्प्लॉय आया है वो ऑलरेडी कंपनी के प्रोमिसेस से, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन से ऑलरेडी अवेयर है तो उसके लिए आपको ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। अब डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं इस चीज के? डिमेरिट ये है कि नो फ्रेश आइडिया, आपको फ्रेश आइडिया नहीं मिल पाते क्योंकि जो एम्प्लॉय अगर आपके लिए काम कर रहा है और उसने अब तक नए आइडियाज नहीं दिए हैं तो उसका मतलब आप उन आइडियाज को बाहर सोर्सेज से ढूंढते हैं। ठीक है। आपको हो सकता है टेक्निकल असिस्टेंस अच्छी नहीं मिल पाए यहाँ पे इंटरनल सोर्सेज से, आपको आइडियाज फ्रेश नहीं मिल पाए। तो ये कुछ आपके डिमेरिट्स हैं किसके? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। ठीक है। ऐसे ही एक्सटर्नल सोर्सेज का बेनिफिट क्या है? एक्सटर्नल सोर्स का बेनिफिट ये है कि आपको न्यू आइडिया मिलते हैं, आपको चॉइस मिल जाती है, आपको फ्रेश टैलेंट मिलता है जो कि अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस रहता है। वो हर मोमेंट पे, पॉइंट टू पॉइंट पे अपने आप को प्रूव करना चाहता है। ठीक है।
अब नुकसान क्या है इसका? इसका डिमेरिट ये है कि आपका जो प्रेजेंट एम्प्लॉय है, आप अपने प्रेजेंट एम्प्लॉय के लिए अनट्रस्टवर्दी हो जाते हैं, ठीक है। इससे प्रेजेंट एम्प्लॉय का भरोसा जो है वो कम होता है। तो ये था आपका स्टाफिंग, एंड स्टाफिंग का वेरी फर्स्ट कंपोनेंट रिक्रूटमेंट, एंड रिक्रूटमेंट आपका दो तरीके से होता है, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए देख लेते हैं इसकी कुछ स्लाइड्स। Students, in the previous part of the video we learned about the elements of staffing, and the very first element of staffing that we were discussing was the recruitment. Recruitment क्या है? Recruitment जैसा कि मैंने पहले भी बोर्ड वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, recruitment is the process of searching and motivating the candidate for the apply for job in an organization. यानी कि मैं मैनेजर हूँ तो मेरा काम क्या है? एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर मैं एम्प्लॉय को सर्च करूंगा और उनको मोटिवेट करूंगा दैट वाई दे शुड वर्क इन माय एनवायरनमेंट, ठीक है। अब ये आपका किस किस तरीके से हो सकता है, या फिर सोर्सेज क्या हैं रिक्रूटमेंट के? सोर्सेज हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है। हम पढ़ेंगे क्या कि रिक्रूटमेंट के इंटरनल सोर्सेज कौन से हैं, रिक्रूटमेंट के एक्सटर्नल सोर्सेज कौन से हैं। रिक्रूटमेंट के इंटरनल सोर्सेज में आता है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ट्रांसफ़र क्या होते हैं? ट्रांसफ़र इज़ द हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। देखिए हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग का मतलब होता है आपका एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट में ट्रांसफ़र करना, ठीक है, या फिर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र कर देना। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग में आता है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र से भी बहुत बेनिफिशियली आप इंटरनल सोर्सेज से ही अपनी रिक्रूटमेंट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। अब जैसे आपको पता है कि कोई बिजनेस है, बिजनेस में 2 ब्रांचेस हैं, तो अगर मान लो एक ब्रांच में अगर कमी है एम्प्लॉयज़ की और दूसरी ब्रांच में अगर एम्प्लॉय हैं, तो वहाँ पे उस कमी वाली ब्रांचेस की रिक्वायरमेंट दूसरी ब्रांच से पूरी की जा सकती है। ट्रांसफ़र के बाद प्रमोशंस होते हैं। प्रमोशन का मतलब उनके लेवल को बढ़ाना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब उनको ब्रांचेस के थ्रू या किसी भी और तरीके से ट्रांसफ़र करते रहना, ठीक है। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया, विद इन द डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, या फिर डिपार्टमेंट के बाहर ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन प्रमोशन का मतलब है लेवल्स के बीच में ट्रांसफ़र करना। प्रमोशन का मतलब हमेशा ये होता है कि एक लेवल से ऊंचे वाले लेवल पे प्रमोट करना, ठीक है। यानी कि अगर कोई बंदा ग्रुप, अगर मैं मान लो 1 2 3 4 5 को ले लूँ, जिसमें 1 आपका टॉप पे जिसमें जैसे 1 2 3 4 5, इसमें 1 आपका टॉप पे है एंड 5 बॉटम पे। तो 5 से अगर कोई एम्प्लॉय 4 पे गया तो ये उसका प्रमोशन हो गया, 4 से 3 पे गया तो ये उसका प्रमोशन हो गया, ठीक है। इस वजह से इसको बोला गया वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन। अब कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस एंड पे। और जब किसी एम्प्लॉय का प्रमोशन होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, उसका स्टेटस बढ़ता है और डेफिनेटली पे भी बढ़ता है। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे एम्प्लॉय की लॉयल्टी और मोटिवेशन बढ़ता है। अब बेनिफिट क्या क्या है? बेनिफिट आपका इंटरनल सोर्सेज के बेनिफिट आपको याद रखने हैं, तो एक ये छोटा सा शॉर्ट फॉर्म याद रख लीजिए, सेफर मीन्स सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, A for avoid orientation, F for facilitate motivation, E economical and R stands for reduces balance, ठीक है। तो अब एक बार इंडिविजुअल स्टडी कर लेते हैं सारे एडवांटेजेस की। फैसिलिटेट मोटिवेशन। अब मोटिवेशन कैसे? अब प्रमोशन एट क्रिएट वैकेंसी एट लोअर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, दिस मोटिवेट्स द एम्प्लॉय। यानी कि प्रमोशन से क्या होता है कि एक लोअर लेवल का एम्प्लॉय को हायर लेवल में डाला जाता है, जिससे लोअर लेवल में वैकेंसी क्रिएट हो जाती है एंड हायर लेवल की वैकेंसी फिलअप हो जाती है। इससे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है एंड वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड एंड खुश रहता है अपनी जॉब से और अपने ऑर्गेनाइजेशन से। इकोनॉमिकल कैसे है? देखिए, जब आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल सोर्सेज के थ्रू रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो इट मीन्स यू डोंट हैव टू स्पेंड अ सिंगल पेनी ऑन द एडवर्टीजमेंट और एनी अदर सोर्सेज दैट यू आर गोइंग टू रिक्रूट थ्रू।
आपको अदर सोर्सेज से बिल्कुल भी 1 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब आप इंटरनली आप इंटरनल रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो इससे आपका इकोनॉमिकल हो गया। सेफर में हमने क्या देखा, सेफर सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, अभी आएगा। एफ फॉर फैसिलिटेट मोटिवेशन, ई फॉर इकोनॉमिकल, ठीक है। सेफर सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एग्जिस्टिंग, ठीक है। अब सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत इजी हो जाता है। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या था, देखिए सबसे पहले आप रिक्रूट बुलाओगे, फिर आप उनको सिलेक्ट करोगे, बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है तो आपको सिलेक्शन और ट्रेनिंग में टाइम ही नहीं वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो एम्प्लॉय है वो ऑलरेडी एवेल्युएटेड होगा, ठीक है, बिकॉज दे आर नोन टू द वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो ऑलरेडी वर्किंग एनवायरनमेंट के नोन थ्रू है। तो इस वजह से आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो बहुत इजी हो जाएगा। तो सेफर में क्या है, सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एग्जिस्टिंग, एफ स्टैंड्स फॉर फैसिलिटेट मोटिवेशन, ई स्टैंड फॉर इकोनॉमिकल, ठीक है, एंड ए स्टैंड्स फॉर अवॉइड ओरिएंटेशन। कल आपको ध्यान हो स्टाफिंग प्रोसेस में मैंने ओरिएंटेशन बताया था कि जब रिक्रूटमेंट किया जाता है किसी एम्प्लॉय का, जब रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बाद उसका ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन पे ध्यान दिया जाता है। ट्रेनिंग के बारे में आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एम्प्लॉय आपका ऑलरेडी आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा था। ट्रेनिंग पे एक्स्ट्रा माइंड आपको नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है। और ओरिएंटेशन यानी कि उसको आपको अब वर्किंग एनवायरनमेंट से इंट्रोड्यूस करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आर स्टैंड फॉर रिड्यूस इम्बैलेंस, इससे क्या होता है, ट्रांसफर हेल्प इन शिफ्टिंग वर्क प्लेस फ्रॉम द सरप्लस डिपार्टमेंट टू वेयर इज शॉर्टेज ऑफ द स्टाफ। यानी कि ट्रांसफ़र क्यों किया जाता है, ट्रांसफ़र इस वजह से किया जाता है कि ट्रांसफ़र उन डिपार्टमेंट्स में होता है जहाँ पे स्टाफ की कमी है, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की कमी है और जहाँ से एम्प्लॉय की मेजॉरिटी है। यानी जहाँ ज़्यादा है, जहाँ सरप्लस है, वहाँ से डेफिशिएंट एरियाज़ में ट्रांसफ़र किया जाता है। इससे क्या होता है, बैलेंस क्रिएट होता है स्टाफिंग का, यानी एम्प्लॉयज़ का बैलेंस क्रिएट हो जाता है। जहाँ कम है वहाँ पे, जहाँ ज़्यादा है वहाँ से भेज दो, ठीक है। दीज आर सम मेजर बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। अब जैसे बेनिफिट होते हैं वैसे ही इसके डिमेरिट और डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या कहते हैं, डिसएडवांटेजेस हैं इसके, इट प्रमोट्स लेजीनेस, लेस चांस टू फ्रेश टैलेंट, अवॉइड कंपटीशन, नैरो स्कोप एंड ट्रिम डाउन प्रोडक्टिविटी। इसके लिए जो हमारे पास शॉर्ट फॉर्म अवेलेबल है वो है PLANT, प्लांट, ठीक है। प्लांट शॉर्ट फॉर्म से हम इसके सारे के सारे डिसएडवांटेजेस हैं वो याद रख सकते हैं। कैसे, अब एक बार इंडिविजुअल स्टडी कर लेते हैं इसको। प्लांट प्रमोट लेजीनेस। देखिए जब आपको पता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल किसी एम्प्लॉय ने वर्क किया, उसके बाद उसका प्रमोशन हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे एम्प्लॉय लेजी हो जाएगा, ठीक है, कि भैया टाइम बाउंड प्रमोशन है, 5 साल में अच्छा काम करूं या 5 साल में बुरा काम करूं, बस सर्वाइवल जितना काम करूंगा जिससे मेरा केवल मेरा प्रमोशन हो जाए, कुछ नया नहीं मिलेगा। तो उस सिचुएशन में ये इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो नेगेटिव देखने को मिलते हैं, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है क्या है, सेकंड पॉइंट कहता है लेस चॉइस टू फ्रेश टैलेंट। अब देखिए आप अगर अपने इंटरनल एम्प्लॉयज़ को मौका देते रहेंगे तो फ्रेश टैलेंट अपने आप को जो साबित करना चाहते हैं उनको मौका नहीं मिलेगा। इससे आप फ्रेश टैलेंट से इंट्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। फ्रेश टैलेंट आपका कम्युनिकेशन में, टेक्नोलॉजी में कहीं ज़्यादा बढ़कर हो सकता है आपके करंट एम्प्लॉय से, ठीक है। प्लान अवॉइड कंपटीशन। अब इससे क्या है, जब जो किसी एम्प्लॉय में, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, उनको एक डर लगा रहता है कि अगर हमने गलती की तो कंपनी बाहर से नए बंदे हायर कर लेगी। लेकिन अगर कंपनी केवल इंटरनली हायर करती है तो आदमी ये सोचेगा कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, जॉब तो जाएगी नहीं। इससे कंपटीशन ख़त्म हो जाता है। ऐसा सरकारी नौकरियों में देखने मिलता है, ठीक है। लाइफ टाइम की जॉब है, निकालने वाला कोई है ही नहीं, क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर एम्प्लॉय का माइंडसेट ऐसा हो जाता है तो उसके अंदर से कंपटीशन की फीलिंग ख़त्म हो जाती है, ठीक है। नैरो एस्केप का मतलब ये है अ न्यू एंटरप्राइज कैन नॉट यूज़ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब ये तो ठीक है कि कोई बड़ा एंटरप्राइज है तो वहाँ पे आपका इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉलो हो सकता है, लेकिन अगर छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं या आपके न्यू ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। और
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी सारी रिक्वायरमेंट इंटरनल सोर्सेज से फुलफिल नहीं कर सकता, बिकॉज एक टाइम पे बहुत सारी रिक्वायरमेंट आपकी बन जाती हैं जॉब्स में, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा भी है तो। टी स्टैंड फॉर ट्रिम डाउन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी कैसे ट्रिम डाउन हो सकती है? जब एम्प्लॉय का फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र होता रहेगा तो एम्प्लॉय किसी एक पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलाइज्ड नहीं हो पाएगा। एम्प्लॉय ने एक जगह काम करना चालू किया, वहाँ पे जब तक सेटल हुआ तब तक उसको उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया गया, तो इससे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी लो होती है। तो ये थे आपके कुछ प्लस पॉइंट्स एंड माइनस पॉइंट ऑफ व्हाट आपके इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। अब है हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को हम सारे के सारों को याद रख सकते हैं एक छोटी सी शॉर्ट फॉर्म से, एंड जो शॉर्ट फॉर्म है वो है आपकी वांट। वांट स्टैंड W फॉर वाइडर चॉइस, A फॉर अट्रैक्ट एक्सपीरियंस पर्सनल, N फॉर न्यू टैलेंट एंड T फॉर टॉप परफॉर्मेंस। ठीक है, चलिए एक बार इंडिविजुअल स्टडी कर लेते हैं हम अपने एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की। सबसे पहला वाइडर चॉइस मीन जब आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के बारे में सोचते हैं ना, तो आपके पास चॉइसेस का एरे इतना वाइड रहता है कि यू हैव नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू सेलेक्ट फ्रॉम, एंड व्हाट यू डू, यू सेलेक्ट द बेस्ट। ठीक है, व्हेन वैकेंसीज आर एडवर्टाइज्ड वाइडली, अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फ्रॉम आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई। ठीक है, और जब लार्ज नंबर ऑफ एस्पिरेंट आपके अप्लाई करते हैं तो इससे क्या होता है, आपके पास बहुत ज़्यादा एंड बहुत बेटर चॉइसेस होती हैं, बिकॉज व्हाट यू गेट द बेस्ट इन दैट केस। A स्टैंड फॉर अट्रैक्ट एक्सपीरियंस पर्सनल। ठीक है, जब एक्सटर्नल आप हायरिंग करते हैं तो इससे आपके क्या है, सिर्फ वो लोअर लेवल पे ही नहीं, हायर लेवल पे भी ये एक्सपीरियंस मैनेजर्स को, एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो आपकी हायर लेवल पे भी इनकी पोस्टिंग होती है। तो सिर्फ ये केवल फ्रेशर्स को नहीं, एक्सपीरियंस पर्सनल भी अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज आपके ऑर्गेनाइजेशन के पे स्केल की वजह से, आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रेमिसेस की वजह से, ये सारे कुछ पॉइंट्स होते हैं। एंड स्टैंड फॉर न्यू टैलेंट। एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूटमेंट करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको फ्रेश टैलेंट मिलता है, फ्रेश टैलेंट जो अपने आप को प्रूव करना चाहता है। आप लोग देखते हैं कि बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये कैंपस प्लेसमेंट करते हैं। कैंपस प्लेसमेंट का मेन मोटिव ही यही रहता है कि इनको फ्रेश टैलेंट मिले, बिकॉज फ्रेश जब एम्प्लॉय आपके पास आता है तो उसका बेनिफिट आपको कहाँ मिलता है, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा क्या, कि वो अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ भी करेगा, एंड ही विल बी कॉम्पिटेंट बेटर देन योर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। टॉप परफॉर्मेंस। ठीक है, टॉप परफॉर्मेंस मीन्स अब जब बाहर से आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है तो उस समय क्या है, एग्जिस्टिंग स्टाफ हैज़ टू कम्पीट विद आउटसाइडर। तो जो आपका एग्जिस्टिंग और इंटरनल स्टाफ है उसके अंदर कंपटीशन की फीलिंग आ जाएगी, वो अपने आप को बेटर प्रूव करना चाहेगा जो आप बाहर से हायर कर रहे हो, और अल्टीमेटली इट विल एंड अप मेकिंग गुड डिसीजन फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो फ़ायदा है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग रन में मिलेगा। इसके बाद कुछ डिसएडवांटेजेस हैं आपके एक्सटर्नल सोर्सेज के। डिसएडवांटेजेस क्या हैं देख लेते हैं। जो आपका LED, इसको हम याद रख सकते हैं LED, जो आपका एक्सटर्नल प्रोसेस है बहुत लेंथी प्रोसेस है। L फॉर लेंथी प्रोसेस, E फॉर एक्सपेंसिव प्रोसेस एंड D फॉर डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। देख लेते हैं क्या है लेंथी प्रोसेस, किस तरह से है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है ना, जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का, वो बहुत ज़्यादा माथापच्ची वाला होता है। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस एंड ओरिएंटेशन प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग। यानी कि सबसे पहले आप इंटरव्यूज़ करो, इंटरव्यू में GD कराओ, टेस्ट कराओ, बहुत सारा प्रोसेस हो जाता है। इंटरनल एम्प्लॉयज के साथ आपको इतना माथा मारने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज वो ऑलरेडी आपके वर्क रिक्वायरमेंट से वाकिफ़ है, लेकिन बाहर का एम्प्लॉय जल्दी नोन टू नहीं होता आपकी वर्क रिक्वायरमेंट से। इस वजह से ये प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा लेंथी एंड टाइम टेकिंग हो जाता है। एक्सपेंसिव प्रोसेस। एक्सपेंसिव कैसे, आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो एडवर्टीजमेंट पे खर्च करना पड़ता है, चाहे आप कैंपस प्लेसमेंट में जाएं,
चाहे आप टीवी पे अपना एडवर्टीजमेंट दें, चाहे आप इंटरनेट पे दें या आप पेपर में निकलवाएं, तो पैसा हर चीज़ के लिए लगता है. यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द एक्सपेंसेस ऑफ दिस एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट थिंग. इसके बाद डिससेटिस्फैक्शन सॉरी अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ. और जो आपका एक्सटर्नल सोर्सेज जो रिक्रूटमेंट है, उससे आपके एग्जिस्टेंस स्टाफ में फ्रस्ट्रेशन एंड डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग आ जाती है. क्यों? बिकॉज प्रमोशन मेरा होना था, इन्होंने नया हायर कर लिया. व्हाट इज़ द पॉइंट दैट आई हैव गिवन लाइक 10 to 15 ईयर्स इन दिस कंपनी, कि मैंने 10 से 15 साल इस ऑर्गेनाइजेशन को दिए हैं, तो क्या फ़ायदा देने का, इतना लंबा टाइम यहाँ रुकने का. तो ये एक फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन है जो आ जाती है एम्प्लॉयज़ के बीच में, अगर कंपनी आपकी फॉलो कर रही है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को. अब हमने पढ़ा क्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट तो मेजरली दो ही होते हैं, प्रमोशन एंड ट्रांसफर. अब व्हाट आर द वेज दैट कंपनी कैन हायर एम्प्लॉयज़ फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज. उससे पहले एक बार इसको देख लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन आपका इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. अब हम पढ़ेंगे क्या, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के सोर्सेस क्या क्या होते हैं, किन किन तरीक़ों से हम एक्सटर्नली एम्प्लॉय को अट्रैक्ट कर सकते हैं या हायर कर सकते हैं. देख लेते हैं क्या सोर्सेस ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की. जब हम एक्सटर्नली रिक्रूट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, तो उसके लिए क्या क्या सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल रहते हैं. सबसे पहला जो सोर्स है हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, सबसे पहला जो सोर्स है वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, जैसे कंपनी के आगे या ऑर्गेनाइजेशन के आगे नोटिस लगा दिया जाता है, या जगह जगह पे नोटिस लगा दिए जाते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे वैकेंसी है, और उसके बाद एम्प्लॉय जो है वो गेट के बाहर आके सीधा अप्लाई करते हैं. ऐसा बड़े बड़े शहरों में होता है, जहाँ पे कंपनीज और इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, वहाँ पे ऐसा होता है. और इस तरह का जो हायरिंग है वो स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के जॉब के लिए रहती है, ठीक है. और ये जो मेथड है वो इकोनॉमिकल है. क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं करना पड़ता, केवल आप इन्फॉर्म कर दीजिए, 2-3 जगह बैनर लगा दीजिए, बोर्ड टांग दीजिए, नोटिस लगा दीजिए, तो सीधा आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है, ठीक है. तो ये तो था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जहाँ पर जो रिक्रूटमेंट होता है डायरेक्ट होता है. इसके बाद जो है वो है हमारा कैजुअल कॉलर्स, ठीक है. अब देखिए, जो कई सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो अपने पास एस्पिरेंट्स का डेटाबेस रखती हैं, और टाइम टू टाइम एचआर डिपार्टमेंट से क्या है वो कॉल करवाते हैं. तो मेनी ऑर्गेनाइजेशन कीप अ डेटाबेस ऑफ अनवांटेड एप्लीकेंट्स. ऐसे एप्लीकेंट का डेटा रखती हैं जिनकी अभी उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में पड़ सकती है. और उसके लिए क्या है, एक लिस्ट प्रिपेयर करके उनको क्या है कॉल की जाती है, ठीक है. अ लिस्ट ऑफ ईच कैंडिडेट कैन बी प्रिपेयर्ड एंड कैन बी स्क्रीन टू फिल द वैकेंसीज एज दे अराइज. तो अनवांटेड कॉलर्स की लिस्ट, जो अनवांटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनकी लिस्ट रखती हैं, ज़रूरत होती है तो उनको कॉल करके बुला लिया जाता है फॉर द इंटरव्यूज़, ठीक है. तो ये भी एक मेथड है, मेथड ऑफ कैजुअल कॉलर्स. थर्ड जो मेथड है क्या है वो है एडवर्टीजमेंट. देखिए, एडवर्टीजमेंट के बारे में आप सब जानते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट की हेल्प से जो एम्प्लॉयज़ एंड रिक्रूटर्स का वाइडर चॉइस अवेलेबल हो जाती है. इससे क्या है, इससे मिलती है मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब कैन बी गिवन इन द एडवर्टीजमेंट, ठीक है. और एडवर्टीजमेंट से ही आपको जॉब की इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, और एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी हायर किए जाते हैं लोग, एडवर्टीजमेंट के रेफरेंस से भी आते हैं. उसके बाद प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स. देखिए, ऐसी बहुत सारी फर्म्स, एजेंसीज, कंसल्टेंसीज हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को हायर करने में हेल्पफुल करती हैं. जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रजिस्ट्रेशन करा देते हैं अपना, ठीक है. और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो है उनको उनके रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जॉब जो है वो मिल जाती है. सब उनको हम बोलते हैं क्या, कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है. कंसल्टेंसी सर्विसेज होती हैं, एजेंसीज होती हैं जो कि कुछ कमीशन के बेसिस पे एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्मेशन देती हैं जॉब रिक्वायरमेंट की, ठीक है. इसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यूजुअली क्या है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जाता है. किसके लिए, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स के लिए, ठीक है. और ये क्या है, कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज टू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ.
यानी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के कई बार रोज़गार मेला लगाती है, ठीक है, जहाँ पे कंपनीज को आना कंपलसरी होता है और एक पर्टिकुलर अमाउंट में जॉब देना भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद कैंपस रिक्रूटमेंट। देखिए आज के टाइम पे कैंपस रिक्रूटमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट, जहाँ पे जो बड़ी बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेस जाइंट्स हैं, वो कहाँ जाते हैं, वो कंपनीज में जाते हैं, ठीक है, और कंपनीज में जाके हायरिंग करते हैं, ठीक है। अब जो हायरिंग है वो क्वालिफिकेशन बेसिस पे होती है। जैसे उनको इंजीनियर चाहिए तो वो इंजीनियर्स को ही हायर करेंगे, उनको मैनेजर चाहिए तो उनकी हायरिंग मैनेजरियल एबिलिटी के बेसिस पे होगी, तो उनके जो कोर्स बेसिस पे उनकी हायरिंग होती है। इसके बाद रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब ये है कि कई बार कंपनीज क्या है अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को बोलती है कि उनके फ्रेंड्स, फैमिली या नोन में ऐसे लोग हों जो कि वर्क कर सकें, तो उनको रिकमेंड करें। तो ये है आपका रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। और ये जो मेथड है ये इकोनॉमिकल मेथड है। इसमें क्या है, प्रेजेंट एम्प्लॉय इंट्रोड्यूस करते हैं अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, और ऐसे एम्प्लॉय जो हैं वो रिलायबल होते हैं बिकॉज देयर बैकग्राउंड इज सुटेबली नोन। देखिए उनकी जो गारंटी है ऑलरेडी जो प्रेजेंट एम्प्लॉय है वो दे देगा, तो उस वजह से इस तरह के एम्प्लॉय जो हैं वो बेनिफिशियल रहते हैं। इसके बाद लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो लेबर प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह में इस तरह के कॉन्ट्रैक्टर्स का बहुत ज़्यादा रोल रहता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो पूरा बल्क में लेबर प्रोवाइड करा देते हैं। इसके बाद वेब पब्लिशिंग। आज की डेट में इंटरनेट पे जॉब ढूंढने का, जॉब मिलने का बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, बिकॉज सोशल नेटवर्किंग पे हर कोई जुड़ा हुआ है। naukri.com है, monster.com है, ठीक है, shine.com है, ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आपका ऑनलाइन काम करते हैं। लोग अपना रेज्यूमे अपलोड कर देते हैं, लिंक्डइन है, ठीक है, वहाँ से कंपनीज अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉल लेटर भेज देती हैं। तो ये था हमारा टॉपिक एंड रिक्रूटमेंट एंड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल, एक्सटर्नल। एंड इंटरनल में कौन कौन से सोर्सेज थे एंड एक्सटर्नल में कौन कौन से सोर्सेज थे। अब हम देख लेते हैं रेस्पेक्टिव टॉपिक की केस स्टडी। केस स्टडी क्या कहती है एक बार देख लेते हैं। जोसेफ ब्रदर्स, एक ये पहली केस स्टडी है, ठीक है, क्या कहती है देखते हैं। जोसेफ ब्रदर वॉज अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग जूट लैम्प शेड्स। ये क्या है, लैम्प के लिए शेड्स बनाती हैं जूट के। इट uses leftover jute pieces from various jute factories to manufacture economical lampshades, which are supplied to various hotels in nearby towns. It employs men and women from nearby villages as workers for creating good lampshade designs. यानी कि ये गाँव से, आसपास के गाँवों से वर्कर जो है वो हायर करती है। Joseph Brothers is not able to meet its targets. Namish, the supervisor of the company, was told to analyze the reason for the poor performance. And नमीश को ये एडवाइस किया गया कि वो ये सिचुएशन एनालाइज करे कि क्यों ये हमारी कंपनी जो है जोसेफ ब्रदर्स है ये टारगेट्स अचीव क्यों नहीं कर पा रही। नमीश फाउंड फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड सजेस्टेड सर्टेन सॉल्यूशंस इन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस। The number of worker employed was less than the required for the work. यानी कि जो एम्प्लॉयज़ कम थे उनके, इस वजह से उनके टारगेट अचीव नहीं हो पा रहे थे। एज अ रिजल्ट द एग्जिस्टिंग वर्कर्स वर ओवरबर्डन, और इसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स थे वो ओवरबर्डन थे। द फर्म डिसाइडेड टू सर्च फॉर न्यू वर्कर्स एंड इट आस्क्ड द प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ टू इंट्रोड्यूस कैंडिडेट्स और रिकमेंड देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स टू द फर्म। यानी कि क्या है, उनके जो प्रेजेंट एम्प्लॉय से बोला गया कि अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को रिकमेंड करो वर्क के लिए और उनको इन्फॉर्मेशन दो, वी आर हायरिंग, ठीक है। इससे क्या होगा, एंड पुटिंग पीपल टू जॉब्स एंड अश्योर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू प्लान्स। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिचुएशन के लिए नमीश ने सोल्यूशन दिया कि हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंट वर्कर्स को एक प्रपोजल देंगे जिसमें वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को इंट्रोड्यूस करेंगे जॉब से एंड वो भी यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। पहला, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग परफॉर्म्ड बाय द फर्म इन द अबव सिचुएशन। यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो फर्म ने किया है वो है आपका स्टाफिंग, ठीक है, क्योंकि दे वांट टू हायर द पर्सन, वो एस्टिमेट कर रहे हैं कितनी वर्क रिक्वायरमेंट उनकी है। और बी वाला जो
क्वेश्चन है वो क्या है, नेम द कॉन्सेप्ट एंड इट्स सोर्सेस एंड यूज्ड बाय द फर्म टू अट्रैक्ट मोर वर्कर्स फॉर द फर्म। ये स्टाफिंग के अंदर ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। और रिक्रूटमेंट के सोर्स की बात करूं तो ये आपका एक्सटर्नल सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और इस तरह क्वेश्चन आपके बोर्ड में 3 से 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं, जहां पे आपको रेस्पेक्टिव पार्ट जो है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं हम केस स्टडी नंबर 2। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी देख लेते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी क्या कहती है, ओरिएंट लिमिटेड एक्सपेंडिंग इट्स बिजनेस ऑपरेशंस, all the department heads were asked to fill up manpower requisition from the estimation and annual requirement of skilled and unskilled workers। ओरिएंट लिमिटेड में वहाँ पे मैनेजर से बोला गया कि वो स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स रिक्वायरमेंट की एक लिस्ट दें। तो उसके बाद क्या हुआ, ऑल द डिपार्टमेंटल हेड सबमिटेड द रिक्विजिशन फॉर्म्स टू HR मैनेजर। HR मैनेजर कंपाइल्ड all such requisition forms as are the requirement of skilled worker जो है वो 89 है and requirement of unskilled worker है वो 265 है, ठीक है। इसके बाद जो रिक्रूटमेंट के बाद के जो अदर प्रोसेस है वो फॉलो किए जाएंगे। अब हमें क्या बताना है, नेम एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट विच वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द अबव केस। देखिए यहाँ पे हमें वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, तो हमें क्या है, स्किल्ड वर्कर के लिए कौन से हमारे सोर्सेज बेटर हैं और अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए हमारे कौन से सोर्स बेटर हैं। देखिए स्किल्ड वर्कर के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं न्यूज़पेपर में कि एक पर्टिकुलर क्वालिटी वाले वर्कर ही हमारे पास आएँ, ठीक है। इसके अलावा आप प्लेसमेंट एजेंसी या कंसल्टेंसी के पास जा सकते हैं, ठीक है। आप कैंपस प्लेसमेंट का सहारा ले सकते हैं, जिससे कि आपको एक पर्टिकुलर स्किल के ही वर्कर मिलें। और अनस्किल्ड वर्कर के लिए आप जॉब कॉन्ट्रैक्टर्स या लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के पास जा सकते हैं। तो दोनों ही आपके एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। स्किल के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, स्किल के लिए हम एडवर्टाइज दे सकते हैं, हम वेब पब्लिशिंग कर सकते हैं, हम कैंपस प्लेसमेंट कर सकते हैं। लेकिन अनस्किल्ड के लिए हम क्या करेंगे, अनस्किल्ड के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी हो सकता है और अनस्किल्ड के लिए जॉब कॉन्ट्रैक्टर के पास भी जा सकते हैं। तो ये थी हमारी केस स्टडी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। इस चैप्टर से या इस टॉपिक से कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो आस्क इन कमेंट सेक्शन, और यू कैन डायरेक्टली कॉल मी और मैसेज मी इन द व्हाट्सएप। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी वंडरफुल डे, स्टे होम, स्टे सेफ।